चलो, shall we begin? Yes. Okay. Very very good morning everyone. Yes. So एक छोटा सा सब्जेक्ट है आपका, बड़ा नाम से बिजनेस डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, तो ये आपका एफएम का पार्ट है। फमड़ा न्यू सिलेबस में आया है आपका सब्जेक्ट है ना, फमड़ा। उसमें ये एफएमडीए बराबर ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस डेटा एनालिटिक्स नाम से ये सब्जेक्ट है आपका। तो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई नीड टू स्टडी दिस सब्जेक्ट। ये लाइट लगा ना सब पीछे का, थोड़ा अंधेरा अंधेरा होगा, नींद आ रही है। इधर ही लाइट है, क्लास बड़ा, टीवी 3, फैन 4, लाइट कम, ऐसे क्यों? ए गौतम, उतना ही लाइट है क्या पीछे? इतना ही लाइट है पीछे? सोएंगे पीछे वाले बच्चे, थियरी सब्जेक्ट है। ठीक है, चलो इतना ही है क्या? रोज इतने ही रहते हैं क्या? आज गलती से आज कम आए हुए ऐसा कुछ है? इतना ही है, ठीक है, बढ़िया, चलो अच्छी बात है। यस, सो सब्जेक्ट का नाम है सर बिजनेस डेटा एनालिटिक्स। लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाई वी नीड टू स्टडी दिस सब्जेक्ट बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, राइट? तो आज की तारीख में जितना हमको पता है कि सर आज की तारीख में एक यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे एक जगह पे रील वायरल हुआ था, कहते हैं कि डेटा इज द न्यू ऑयल। सुना है कभी किसी ने डेटा इज द न्यू ऑयल? नहीं सुना कभी? ठीक है, अभी मैं बता रहा हूं, सुन लो। डेटा इज द न्यू ऑयल। व्हाट डू यू मीन बाय दिस डेटा इज द न्यू ऑयल? क्योंकि एक जमाना था जब अरेबियन कंट्रीज, जो सऊदी अरेबिया वगैरह जो कंट्रीज थे, यहां पर ऑयल मिला, तो एवरीवन वाज लुकिंग फॉर ऑयल। सबकी नजर किस पे थी? सऊदी अरेबिया में थी, कि भाई जो हमारे यहाँ पे पेट्रोलियम का प्रोडक्शन होता है कि इंडिया में? अरे होता भाई। अरे क्या गजब बात कर रहे तुम लोग यार, जनरल नॉलेज रहना मांगता है, ऐसा मत करो कि जनरल नॉलेज ही नहीं है। होता नहीं है, ऐसा नहीं है। पेट्रोलियम का प्रोडक्शन इंडिया में भी होता है, बराबर, बट द प्रोडक्शन दैट हैपेंस इन इंडिया, द प्रोडक्शन ओनली सर्व्स द 40% ऑफ द कंजम्पशन ऑफ इंडिया। मतलब बाकी का 60% पूरा का पूरा हम क्या करते हैं? बाहर से इंपोर्ट करते हैं, राइट? तो ऑयल बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। इसीलिए आज की तारीख में कोई भी अगर बंदा बिजनेस कर रहा है तो उसके लिए डेटा बिकम्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डेटा इज लाइक एन ऑयल फॉर हिम। बगैर डेटा के बिजनेस करना आज की तारीख में डिफिकल्ट है, आज की तारीख में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो अगर आप समझेंगे तो जो वो कंपनी, हर कंपनी आपके डेटा के पीछे पड़ी है। कौन सा डेटा चाहिए सर उनको? आप रहते कहां हो, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपके हॉबीज, आपके हैबिट्स, आपके लाइक्स डिसलाइक्स, ये पूरा सर, ये लाइक्स डिसलाइक्स भी डेटा में आता है कि हर चीज, ईच एंड एवरीथिंग कम्स इन व्हाट? डेटा। ये डेटा क्यों है? अभी बात ध्यान से समझते हैं। हमने बहुत बार ये देखा है कि कोई भी अगर मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ क्लास। मैंने क्लासेस स्टार्ट करने की सोची थी कुछ 6 साल पहले। तो सबसे पहले मेरा काम क्या था? मैं पहले मार्केट में गया, मार्केट में सर्वे करने के लिए कि भाई साहब, सबसे पहले आपने मेरे ख्याल से इकोनॉमिक्स पढ़ा है फाउंडेशन में, गलती से पढ़ा है, गलती से फाउंडेशन में इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट है डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड सुना है किसी ने? डिमांड फोरकास्टिंग। व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड फोरकास्टिंग? डिमांड फोरकास्टिंग का मतलब क्या है? कॉमन सेंस है, इकोनॉमिक का टर्म छोड़ो। नोइंग द डिमांड मतलब थोड़ा सा इलेबोरेट कर सकता है कोई? नोइंग द डिमांड का मतलब क्या? बिजनेस शुरू करने से पहले हमको यह पता करना है कि हमारे प्रोडक्ट का डिमांड कितना है मार्केट में। हाउ मेनी प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर्स और कस्टमर्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, बराबर? अभी जहां पर मैं रहता हूं वहां पर जब सबसे पहले 6 या 7 साल पहले की बात है, 2016 2017, जब क्लासेस स्टार्ट करने के बारे में सोचा था, तो सबसे पहले मुझे, अब क्लासेस अगर स्टार्ट करना तो मैंने सोचा था कि आई एम अ चार्ट अकाउंटेंट, तो बट वेरी ऑब्वियस मैं तो कॉमर्स की क्लासेस स्टार्ट करूं। दरवाजा लगाना, इसी कुछ काम फायदा नहीं, तो बट ऑब्वियस कॉमर्स की क्लासेस ही लूंगा। अब कॉमर्स की क्लासेस में आपका लेक्चर कितने बजे चालू होता है? सुबह 8:45, ठीक है। मेरा लेक्चर रहता है 8:45 टू 10। तो 1 घंटे में भूख लग जाती तुमको? हाँ हाँ, क्या उखाड़ लिया बे तूने 1 घंटे में? हाँ हाँ। कल से ब्रेक 10 बजे नहीं होगा, 10 to 10:45 मेरा लेक्चर रहेगा। हार्डली मैटर ऑफ 45 मिनट्स, इतना तो बेर कर ही सकते हैं, बराबर है? नहीं कर सकते रहेंगे तो बोलना मेरे सामने, पर्सनली मिलना, बताता हूँ, है ना? तो 10 to 10:45, 10:45 से लेकर 11 तक का आपका ब्रेक रहेगा। वो 15 मिनट में आपको जो, ठीक है, बाकी तुम समझदार हो, है ना? तो यस, नाउ
व्हेन आई डिसाइडेड टू स्टार्ट अ क्लास, तो सबसे पहले मुझे ये जानना था मार्केट में कितने प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर या प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स है। तो एट दैट टाइम जब मेरे पास डेटा आया तो आई गॉट टू नो 10th स्टैंडर्ड में से कितना बच्चा पास होता है, कितना बच्चा पास होता है 10th स्टैंडर्ड में। समथिंग अराउंड इट वाज द फिगर वाज समथिंग अराउंड 60 to 65,000 स्टूडेंट्स। वो अभी एग्जैक्टली डेटा मुझे याद नहीं था वो पुणे का था या कौन से कितने एरिया का था, बट पुणे से रिलेटेड ही डेटा था। देयर 60 to 65,000 स्टूडेंट्स। अब ये 60 to 65,000 स्टूडेंट्स में बाद में हमने जब उसके ऊपर थोड़ा सा और रिसर्च किया तो पता चला ऑलमोस्ट 60% ऑफ द स्टूडेंट्स आर कन्वर्टिंग टू साइंस। क्योंकि पहले की एक धारणा थी ना कि भाई 80% के ऊपर रहेगा तो साइंस ही लेना है, 85% के ऊपर रहेगा तो साइंस ही लेना है। 90s वाले तो कॉमर्स में दिखते ही नहीं थे, क्वचित एकदम कि जिसका फैमिली बैकग्राउंड कॉमर्स है तो वो आ रहा है कॉमर्स में, वरना मैक्सिमम तो सब डॉक्टर और इंजीनियर ही भर भर के होते थे, बराबर है। जहाँ पे अभी आज की तारीख में इंजीनियर्स का जो अगर हम स्टैटिस्टिक समझेंगे तो देयर आर 15 लाख इंजीनियर्स पर एनम बनते हैं। कितने हैं वो तो अलग बात है, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का तो विषय अलग है, बराबर है। क्यों 15 लाख बनते हैं, 15 में से 7% ऑन एन एवरेज जब हमने डेटा निकाला तो 7% को जॉब मिलती है। उस 7% में भी आपको बात बताऊं, खास बात यह है 7% आउट ऑफ दो 7% ओनली 3% आर वर्किंग इन देयर ओन जॉब प्रोफाइल। मतलब है इंजीनियर और इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं, वरना मैक्सिमम इंजीनियर्स तो क्या है भलते ही काम कर रहे हैं। जिसमें मेरा ही एक फ्रेंड है जो भाई साहब इंजीनियर थे, सीओईपी कॉलेज से रैंक होल्डर हाँ, मेडलिस्ट है भाई साहब, मेडलिस्ट। हाँ क्या कर रहे हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जॉब कर रहे हैं। पैकेज अच्छा है, 1.5 लाख का पैकेज है भाई साहब का, 1.5 लाख का पैकेज है, 1.5 लाख पर मंथ ही इज अर्निंग। पर फिर इंजीनियरिंग किया क्यों? द क्वेश्चन इज दैट कि भाई इधर ही आना था तो फिर ऐसे गोल घूम के क्यों डायरेक्टली आ जाते हैं। तो बात यह है, तो अब जब हमको पता चला तो ऑलमोस्ट 7% और गेटिंग जॉब्स। तो 15 अभी मान के चलो 15% का अपन ईज के लिए अपन मान के चलते 15%, 15 lakhs इंटू 10% कितना होता है 1.5 lakhs, 1.5 लाख। 15 लाख इंजीनियर बन के निकले, बराबर। फर्स्ट ईयर मान के चलते कि भाई इस दुनिया में इंजीनियरिंग नहीं है, ठीक है। 15 लाख में से कितना परसेंटेज को जॉब मिला 1.5 लाख, बराबर। उसको एक राउंड फिगर 2 लाख कर देते अपन, ठीक। तो 15 लाख माइनस 2 लाख 13 लाख, 13 lakhs, बराबर। प्रोडक्शन हो गया, 2 लाख कंज्यूम हो गए, आपका 13 लाख का क्लोजिंग स्टॉक। अगले साल फिर से 15 लाख का प्रोडक्शन हुआ पहले का ओपनिंग स्टॉक कितना था 13 लाख, बराबर। इस साल और कितनों को जॉब लगी 2 लाख, 13 लाख प्लस 13 लाख, समझ में आया क्या? तो क्लोजिंग स्टॉक कितना बढ़ता जा रहा है, मतलब अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स कितने ज्यादा हो गए हैं। और कॉलेजेस अगर आप देखेंगे ऐरा गैरा नत्थु कैरा कोई भी आंडू पांडू कॉलेज में, सब कॉलेजेस में इंजीनियरिंग होता है। वैसे अभी सब कॉलेज में एमबीए भी होता है, बीबीए और एमबीए हर कॉलेज में होता है। बस ओल्ड वाइन विथ न्यू पैकिंग, बराबर। बड़े हो गए तो ओल्ड चॉकलेट न्यू रैपर वाला तुमको भी बोर होता रहेगा। थोड़ा सा अच्छा एग्जाम्पल, तड़कता फड़कता ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल सुबह सुबह मूड बना रहे सर, मौसम जबरदस्त, एक थम्स अप की बोतल मिल जाए सुबह सुबह घर में आ जाएगी है ना। बूढ़े आदमी के साथ मिल गया, बूढ़े साधु का साथ मिल गया, गजब। बूढ़ा साधु समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो और अच्छी बात है। तो आइए, तो अब बिजनेस डेटा एनालिटिक्स में सबसे पहले मैंने ये देखा कि हाउ मेनी ऑफ देम आर कन्वर्टिंग टू साइंस। दैट वाज ऑलमोस्ट द फिगर वाज ऑलमोस्ट 60 to 65%। अब मान लीजिए 60,000 का 60% अगर हम कंसीडर करते हैं, 50% भी कंसीडर करते हैं तो 30,000 गए आपके किधर, साइंस में। बचे 30,000। अब बचे 30,000 में अदर्स भी बहुत थे। अदर जाने के आर्ट्स हो गया, डिप्लोमा हो गया, कोई आईटीआई कर रहा है, कोई अंडू पंडू कोर्स कर रहा है, छोटे छोटे कोर्सेज कर रहे हैं, एज पर देयर ओन रिक्वायरमेंट, एज पर देयर ओन इंटरेस्ट। तो वहां पर और एक 15% या 20% और कम कर देंगे अगर, तो मेरे पास हाथ में बचे सिर्फ कितने 10 से 15,000 प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स बचते हैं। अब ये प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स की और बात करेंगे तो इसमें गजब और ये बात है, हमारे महाराष्ट्र में स्टेट बोर्ड अलग चलता है, सीबीएसई अलग चलता है, आईसीएसई अलग चलता है। आईसीएसई का परसेंटेज बहुत ज्यादा कम है, परसेंटेज बहुत कम है बहुत बच्चों का। सीबीएसई एंड स्टेट बोर्ड दीज हैव मेजर रोल्स, उसमें भी स्टेट बोर्ड का ज्यादा रोल है, बराबर। तो अप्रोक्सीमेटली ऐसा नैरो डाउन करते करते जब आए तो मुझे पता चला हमारे एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में देयर वर 4,000 to 5,000 स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग फॉर 12th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड एग्जाम्स। कितने 4,000 to 5,000 12th स्टैंडर्ड की एग्जाम देने के लिए 4 से 5,000 बच्चा है। तो 4 से 5,000 बच्चा है, अब 4 से 5,000 बच्चा तो केटर नहीं कर पाऊंगा मैं। इज इट पॉसिबल? मुझे ये देखना है कि मार्केट कितना बड़ा है। अब मार्केट कितना शेयर मुझे कैप्चर करना है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। मार्केट अभी फिलहाल कितना अवेलेबल है और कितना ऑलरेडी बटा हुआ है। एंड देयर आर वेल इस्टेब्लिश्ड क्लासेस, बहुत इस्टेब्लिश्ड ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड क्लासेस है जो 15 साल 18 साल पुराने क्लासेस है, जिनके तो बहुत से बच्चे जो मेरे पास आ रहे थे उनके तो माता पिता उनके पास पढ़े थे।
बीकॉम की क्लासेस उन्होंने उनके पास की थी, ऐसे भी फैकल्टीज और ऐसे भी क्लासेस थी विच वर वर्किंग फॉर 15 ईयर्स एंड 18 ईयर्स, तो ये भी थे। तो जिसके ऑन एन एवरेज फिर मैं क्या करता था, एज अ पेरेंट बन के जाता था इन क्लासेस में इंक्वायरी करने के लिए। सर अभी मेरा भाई है 11th स्टैंडर्ड में, तो वो 10th स्टैंडर्ड अभी पास हुआ है, तो 11th की क्लासेस लगानी है, कोचिंग लगानी है 11th की, तो 11th की कोचिंग लगानी है। तो मैं वहां पे जाके क्या पता करता था, व्हाट फैकल्टीज, द क्वालिफिकेशन ऑफ द फैकल्टीज, नंबर 1, नंबर 2 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में क्या पता चला, सर 11वीं के क्लासेस में ऑन एन एवरेज एक XYZ क्लास में चला गया, XYZ क्लास में पूरी जानकारी ले ली, फीस का जानकारी ले लिया, फैकल्टीज कौन कौन है, बैच टाइमिंग्स क्या क्या है, ये सब कुछ जानकारी ले ली। ये जानकारी लेने के बाद मैंने उसको एक सवाल पूछा, सर 11वीं के बैच में आपके कितने बच्चे रहते हैं? बोला सर ऑन एन एवरेज 50 से 55 बच्चे रहते हैं। बोला अच्छा, तो फिर मतलब बोला 12th में भी फिर 60-65 बच्चे रहेंगे? बोले नहीं सर, 12th का बैच जो हमारा है वो 2 बैचेस में चलता है, मॉर्निंग इवनिंग, अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 200 बच्चे। 200 बच्चे 11वीं में 50 और 12वीं में, ऐसा क्यों? आप में से कितने लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं? साइंस बैकग्राउंड वाले कितने हैं? वेरी गुड। कॉमर्स वाले जितने भी है, आप में से कितने लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में क्लासेस लगाई थी? हाथ उठाओ। 12th स्टैंडर्ड में कोचिंग लगाई थी, प्रॉपर क्लासेस लगाए 12th में। हाँ, ठीक से उठाओ, ठीक से उठाओ, ठीक से उठाओ, एकदम वेरी गुड। आप में से कितने लोगों ने, हाथ ऊपर रखो, ऊपर रखो, ऊपर रखो, बराबर। हाँ, अब जिसने, आप में से जिसने 11th में कोचिंग नहीं लगाई थी वो हाथ नीचे ले लो। आधे हो गए हाथ, ऑलमोस्ट 50% पे आ गए अपन। आपके सामने स्टैटिस्टिक्स है, डेटा आपके सामने, स्टैटिस्टिक्स आपके सामने, समझ में आ रहा है क्या? मतलब ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली अगर मान के चलते हैं कि 40 लोगों ने हाथ उठाया था, बराबर, जिसने 12th में क्लास लगाया, 11th में क्लास नहीं लगाया, नीचे आ गया ऑलमोस्ट 50%। तो 11th में कोचिंग लगाते ही नहीं थे मेजॉरिटी ऑफ देम। है क्या है, अकाउंट्स तो है, डेबिट एंड क्रेडिटच करायचे, काय तर करायचे है कि नहीं है? बाकी मैथ्स रहे तो किसी उसकी फटकी हाथ में आती है और वो लगा लेता है क्लास। अब मेजॉरिटी बट कॉमर्स वाले तो ऐसे है कि मैथ्स येड लग लेके तुला यार है क्या, मैथ्स नहीं, ऑप्शन है ना, हाँ ऑप्शन जो है उधर जाएंगे, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस यू हैव थॉट ऑफ डूइंग एनी प्रोफेशनल कोर्स और समथिंग। आप में से मेजॉरिटी तो ऐसे रहेंगे जो शायद, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो 11th में कॉमर्स में ढकले गए हैं? हाँ क्या, जनरल प्रमोशन मतलब समझे नहीं? अरे नहीं वैसा नहीं बोल रहा, सॉरी गलत, मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। मतलब ऐसा किसका मन नहीं था कॉमर्स करने का, बट साइंस करने का मन था, मैं कॉमर्स में आ गया? सर एनीबडी? मैं तो अपने को वो इसमें बहुत इंटरेस्ट था, क्या बोलते हैं, मेडिकल में बहुत इंटरेस्ट था मुझे। 10th स्टैंडर्ड होने के बाद मैंने मेडिकल में काम भी किया। हाँ, अरे वैसा इंटरेस्ट नहीं रहे एडे अलग ही जा रही है। कॉमर्स की ये तकलीफ है, मेडिकल बोला तो भलते बायोलॉजी में क्यों जा रहा, तो मेडिकल की बात कर रहा, तो बायोलॉजी में जा रहा है। अरे क्या आदमी है यार। आफ्टर माई 10th स्टैंडर्ड तो हमारे पहचान के थे, माई मॉम इज वर्किंग विद डॉक्टर के यहाँ पे काम करती है मेरी मॉम, शी इज वर्किंग देयर फॉर पास्ट 35 ईयर्स। तो उनका अपना एक मेडिकल था विशांतगढ़ में, तो वहां पे मैं आफ्टर 10th स्टैंडर्ड आई जॉइन दैट मेडिकल। और वो जो मेडिकल था दैट वाज एन इन हाउस मेडिकल, मतलब एक हॉस्पिटल के अंदर जो मेडिकल होता है ना, इट्स लाइक दैट। शेटे हॉस्पिटल मालूम रहेगा विशांतवाड़ी का, शेटे हॉस्पिटल माहिती का, बरोबर तिकडं। तो उधर अंदर वो मेडिकल, कोमल मेडिकल नाम का मेडिकल है वहाँ पे, छोटा ही मेडिकल है अंदर से। तो वहां पर वो मेडिकल में मैं काम करता था, तो वहां पर वो डॉक्टर्स वगैरह जितने थे ना, उनके साथ बहुत अच्छी जबरदस्त दोस्ती, बहुत जबरदस्त हो गई थी। तो दोस्ती ऐसी हो गई थी कि भाई जब ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन चलता था ना, आई वॉज इन द ऑपरेशन रूम। अच्छा, जिस हिसाब से वो काटते थे, जिस हिसाब से वो सिलते थे, अरे गजब, ये तो कपड़ा सीने के जैसे ही है यार, कोई बहुत गजब बात नहीं है ये तो। मैं भी, मेरा बटन टूटता था ऐसे ही सीता हूँ, है नो बिग डील मैन। तो बहुत बार ऐसा, बहुत लोगों के एक्सीडेंट हुए रहते थे, ऐसा घुटना फटा हुआ है, ऐसा टूट के गिरा है, ऐसे जॉ फटा हुआ है, वो देखने में मजा आता था मेरे को। ओ माय गॉड, जबरदस्त, क्या ऑपरेशन कर रहा है ये। मैं, अच्छा वो डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है और मैं उसको सवाल कर रहा हूँ, ये क्या डाला, उसको पूछ रहा हूँ पे, ये इंजेक्शन क्यों दिया? वो बोल रहे एनेस्थीसिया है, ये है। फिर वो ऐसा कुछ तो पानी जैसा डालता, उसके ऊपर पूरा सफेद फेस पे, भाई ये क्या है? बोले ये स्पिरिट है। वो स्पिरिट किस चीज का? बोले स्प्राइट और स्पिरिट अलग। नहीं, बोले स्प्राइट अलग, स्पिरिट अलग। बोले वो डाल देगा तो ये अलग ही हो जाएगा कुछ, तो स्प्राइट डाल दूंगा तो स्पिरिट डालता था। तो वो मेरा ऐसा, वो अंदर से मेरे को मेडिकल फील्ड में जाना है, बट किसी कारणवश हमारी औकात इतनी नहीं थी कि इतना पैसा भर सके, क्योंकि मम्मी डैडी ने जाके पता किया कितना फीस आता है साइंस का, तो उनको पता चला 11th प्लस 12th प्लस CET, JEE, कांदा लहसुन बटाटा, ऐसे कुछ तो कोर्सेज रहते हैं। ये सारे कोर्सेज करने का तुमको कितना खर्चा आता है? 2 लाख रुपया। कितना रुपया? 2 लाख रुपया। अब फिर
मम्मी ने क्या किया, फिर मम्मी गई चलो कॉमर्स का पता करने जा। हमारे समय पे मैंने साइंस, कॉमर्स, बायफोकल तीनों के फॉर्म भर दिए थे, सेंट्रलाइज्ड फॉर्म, मैनुअल था ना, तो तीनों के फॉर्म भर दिए थे। तो तीनों के फॉर्म भर दिए थे, तो जिस दिन नेक्स्ट डे एडमिशन लेने जाना है, मेरा साइंस का नंबर लगा था कहीं पर वाडिया कॉलेज में ही लगा था, और कॉमर्स का भी वाडिया कॉलेज में लगा था। शाम को आने के बाद मम्मी ने साइंस का फॉर्म ही फाड़ दिया, टर गया एडमिशन को, तो ऐसे फिर वो कॉमर्स में आना पड़ा। अब यहाँ पर फिर से अगर आप समझेंगे, यहाँ पे मम्मी और पापा दोनों घूम रहे थे आफ्टर माई 10th स्टैंडर्ड, दे वर सर्चिंग फॉर क्लासेस, दे वर सर्चिंग फॉर कोर्सेज, दे वर सर्चिंग फॉर कॉमर्स एंड साइंस एंड दिस एंड दैट बोल के। तो अगेन दे वर ट्राइंग टू कलेक्ट डेटा। अब क्या डेटा कलेक्ट कर रहे सर, के कोर्सेज क्या क्या चलते हैं। द मेन पर्पस आई एम बिग फैन ऑफ, अरे करण सर जाग गए सर, करण ठीक है, करण सर आई एम ऑल्सो बिग फैन ऑफ यू सर, थैंक यू सर। करण सर जैसा आदमी नहीं, करण सर जो मतलब जिस हिसाब से करण सर का गाइडेंस रहता है ना, भाई साहब गजब आदमी है। नॉलेज भयंकर, अपरंपार नॉलेज है उनके पास, भंडार है नॉलेज का वो आदमी के पास, गजब। तो अगर आप करण सर के सानिध्य में हो, आपको ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता जीवन में, अरे ये लोग जीवन में, करियर में आपके। ऐसा करण सर जरा डांटना इनको आने के बाद, गलत मतलब सब डबल मीनिंग वाले बैठे हैं यहाँ पे, चिच्ची। ओके, तो अभी यहाँ पर बात समझो। अब ये डेटा कलेक्ट करने गए, सबसे पहले कोर्सेज के बारे में पता करने गए, नंबर 1। नंबर 2, फिर उन्होंने फीस पता की। तो फीस इनको क्या पता चली भाई, ऑलमोस्ट 1.5 से 2 लाख रुपए बेर मिनिमम सब तरफ फीस है, बराबर। तो यहाँ पर इनके पास जो डेटा आया उसके बेसिस पे इन्होंने डिसीजन चेंज किया, क्या है साइंस गेला उड़त, चल कॉमर्स कर, बराबर है कि नहीं। तो अपने औकात नहीं है, अपन नहीं कर सकते भाई, अपना बस का नहीं है कि इतना पैसा भर सकते हैं अपन। तो 11th स्टैंडर्ड का एडमिशन का फिर कॉमर्स का पता करने चले गए। कॉमर्स का पता चल गया इनको, कॉलेज का फीस कितना पड़ रहा है, 1500 रुपए कॉलेज का फीस था मेरा, कितना 1500 रुपए, एडेड में था मेरा 1500 रुपए, प्लस कोचिंग का फीस पता करने के 12 या 13,000 रुपए, मतलब 15,000 रुपए में मेरा पूरा 11th स्टैंडर्ड खत्म हो रहा था। 20,000 में पूरा 12th स्टैंडर्ड खत्म, 11वीं 12वीं मिलाकर कितना 20,000, 20 और 30-35,000 में खत्म, किधर 35,000 किधर 1.5 लाख। तो ये फर्क आ गया, घर वालों ने बोला चुपचाप कॉमर्स करने का। तो दिस डिसीजन वाज ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, समझ में आ रहा है क्या। फिर अब आते हैं ओरिजिनल टॉपिक पे, जहां पर मैंने क्लासेस स्टैब्लिश करने की सोची। तो जब मैं क्लासेस में जाने के लिए पता करने के लिए चला गया, वहां पर कॉमर्स में मुझे पता चला 11th स्टैंडर्ड में बच्चा कितना है सर, 50-55 बच्चा है। यही 50-55 बच्चा जो है 12th स्टैंडर्ड में जब कन्वर्ट होते हैं, देयर आर अप्रोक्सीमेटली कितने बच्चे आ जाते हैं सर, वो बैच डबल हो जाती है, ट्रिपल हो जाती है। 50 का बैच 150 तक चली जाती है। सर ऐसा क्यों, क्योंकि बहुत से बच्चे फिर कॉमर्स में जो बहुत से बच्चे तो 12th में क्लासेस लगाते हैं, उसमें भी 11th में भी मेजोरिटी बच्चा क्लास लगाते तो ओनली अकाउंट्स, अगर मैथ्स रहेगा तो अकाउंट्स एंड मैथ्स, खत्म। बस ये 2 ही सब्जेक्ट पे मेजर फोकस होता था, मेजर फोकस यही 2 सब्जेक्ट पे होता था। अब यहां पर वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई वाज दिस डेटा लाइक दिस। क्या भाई 11वीं में इतना बच्चा आता है, 12th में कितना बच्चा आता है, मुझे अपना बिजनेस को आगे, मुझे अपने बिजनेस को फोरकास्ट करना है। तो मुझे अपने बिजनेस को फोरकास्ट करना है, तो मुझे ये एक्सपेक्ट करके चलना है कि भाई साहब अगर मैं क्लासेस चालू करूंगा तो मेरे पास कितने बच्चे आएंगे फर्स्ट ईयर में, बराबर। और जब मैंने बैच स्टार्ट की थी, आई हैड स्टार्टेड विद द बैच ऑफ 12th स्टैंडर्ड, नॉट 11th स्टैंडर्ड, क्योंकि 11th का एग्जाम्स खत्म हो जाता है। मैंने क्लासेस स्टार्ट की थी ऑलमोस्ट 15th ऑफ मार्च, 15th ऑफ अप्रैल से एडमिशन आने स्टार्ट हुए थे, 15th एंड 18th अप्रैल से। तो यहां पर 11th के बच्चे के क्लासेस खत्म हो जाते हैं, कॉलेज खत्म हो जाता है, नहीं समझा। 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम कब होता है, मार्च में, रिजल्ट कब आता है, जून में, बराबर। बट 11th स्टैंडर्ड का एग्जाम कब होता है, मार्च में, बराबर। रिजल्ट कब आ जाता है, तुरंत 1 महीने में आ जाता है सर, अप्रैल में। तो इट वाज फॉर मी, इट वाज फिजिबल टू स्टार्ट विथ 12th स्टैंडर्ड के बैचेस। फर्स्ट ईयर ऑफ माई क्लासेस आई हैड 76 स्टूडेंट्स, 76 बच्चे थे फर्स्ट ईयर। अब यहां पे मैंने 12th स्टैंडर्ड से जब बैचेस स्टार्ट किए, तब मैंने सबसे पहले जब क्लासेस स्टार्ट करने से पहले जब सर्वे किया कि अपने आसपास में सबसे पहले ये समझा कि कितने क्लासेस है, नंबर 1। नंबर 2, व्हाट आर दी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस ऑफ ईच एंड एवरी फैकल्टी। एक्सपीरियंस नो डाउट सबका मेरे से ज्यादा ही था, क्योंकि मैं तो नया खिलाड़ी था, मैंने तो अभी तक का पढ़ाने का एक्सपीरियंस था ही नहीं। अपने को पढ़ाने का एक्सपीरियंस मतलब घर में बैठा कैसे भैया करते थे, वो 5-8 बच्चे जो आसपास रहते थे, महीने का 200-500 रुपए कमाते थे, वैसा वाला खर्चा निकालने वाला काम था अपना। ऐसा प्रॉपर कोचिंग लेवल पर तो पढ़ाया नहीं था, वो तो होम ट्यूशन हो गया, बराबर। अब यहाँ पर जब मैंने पता किया मार्केट में तो ऑलमोस्ट एक के बैच में 150, 200 बच्चे, और ऐसे 1-2 क्लास नहीं थे, कम से कम 3 से 4 क्लासेस थे बड़े बड़े, जिसमें से एक हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मुझे पता चला था कि एक हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वाला बंदा था, हु वाज अ सीएमए फाइनल अपीयर्ड। सीएमए फाइनल अपीयर्ड यानी कि ही वाज नॉट इवन अ डिग्री होल्डर। तो यहां पर एक मुझे पता चला कि एक मेरे पास एज है, क्या
आई एम ये चार्ट अकाउंटेंट हूं, ये पहला एज है मेरे पास। नंबर 2, एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा ड्रॉबैक था मेरे पास। नंबर टू नोट्स। सर नोट्स कौन से प्रोवाइड करते हैं? अब अपन सीए पढ़े हुए बच्चे, यहाँ पे अपन ने कोचिंग की हुई है पुणे में, तो यहाँ के अपने को कोचिंग फैसिलिटीज क्या क्या प्रोवाइड करते हैं ये सब अपने को मालूम है। कोचिंग फैसिलिटीज में प्रॉपर प्रोजेक्टर्स वगैरह क्लासरूम्स होते थे, नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते थे। तो उस समय पे मेरे पास क्या थे? अपने बनाए हुए खुद के नोट्स थे टेक्स्ट बुक के अलावा। तो मैं टेक्स्ट बुक से नहीं पढ़ाऊंगा, मेरे अपने नोट्स थे, वर्कबुक पैटर्न में बनाए हुए नोट्स थे मेरे पास। समझ में आया? अगेन दैट वाज माय सेकंड यूएसपी। तो ये 2 या 3 यूएसपी के बेसिस पर मैंने अपना क्लासेस चालू करने का सोचा। समझ में आ रही मेरी बात? तो यहां पर क्या था, सबसे पहले मैंने डेटा कलेक्ट किया कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है, नंबर 1। मार्केट में मेरे पास प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स कितने हैं, नंबर 2। और वो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स, अभी बात समझो, जब बिजनेस में नया नया चालू हुआ था तब मार्केटिंग के लिए पागल होते थे, जेब में पैसा नहीं था, मार्केटिंग चाहिए था, मार्केटिंग करना है। अब मार्केटिंग के लिए जेब में पैसा नहीं है तो तब क्या करने का था? तो विश्रांतवाड़ी के चौक में वो सिग्नल पे गाड़ियां रुकी रहती थी ना, वो लोग ऐसा वो छोटा छोटा वो ग्रीटिंग कार्ड नहीं बोलते, क्या बोलते? नहीं रे, ऐसे छोटा कार्ड रहता ना, इसको क्या बोलते हैं? ये ऐसे इसको क्या बोलते हैं? हाँ, ये वाला विजिटिंग कार्ड। तो प्रिंट करने के लिए अपने पास पैम्पलेट प्रिंट करने के लिए भी पैसा नहीं था, तो ऐसा विजिटिंग कार्ड प्रिंट करके अपन ने हाथों से ऐसा मस्त रुमाल बांध लेने का, मुंह पे टोपी पहन के बोलेंगे सर पैम्पलेट बांटते दिया है तो इसलिए वो टोपी पहनने का, रुमाल बांधने का और वो गाड़ियों पे वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करने का। वो फिर शाम के समय वहां पे विश्रांतवाड़ी में अपना चौपाटी ही रहे पूरा, सब स्टॉल लगे हुए रहते थे वहां पे। तो वहां पे शाम के समय में, शाम के बैचेस खत्म हो गए, 6, साढ़े 6, 7 बजे बैचेस खत्म हो गए 12th की, 6:30, 7 बजे खत्म बैच। फिर बच्चे सब खत्म होने के बैच कितने बजे खत्म होती थी? 7 बजे। तो आधा घंटा मैं वेट करता था क्योंकि सब बच्चे चले जाएंगे अपने अपने घर पे, सब बच्चे ऑलमोस्ट निकल जाते थे। फिर अपना रुमाल बांधा, टोपी पहना है, वहां पे पैम्पलेट बांटना वापस चालू। तो यहां पर अब मार्केटिंग करना था। अब मुझे ये बाद में 1 साल 2 साल बाद पता चला पैम्पलेट ये सारी चीजें है, दिस इज नॉट वर्किंग, दिस इज नॉट। क्यों? बिकॉज द मेन सोर्स ऑफ ये मार्केटिंग क्या है, जो पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करना जो है ये मार्केटिंग, दिस डजंट गिव यू लीड्स। ये लीड्स लाकर नहीं देता है, अंडरस्टैंड? ये लीड्स नहीं लाकर देता, ये क्या लाकर देता है? क्या बात कर रहा था मैं यार? कुछ भी डालो मत कमेंट में, रुको यार, थोड़ा संयम रखो। हाँ, क्या बात कर रहे थे? लीड्स की बात कर रहे थे। तो ये पैम्पलेट्स वगैरह जो थे, इसे लीड्स नहीं आते थे। दिस ओनली शोज योर प्रेजेंस इन द मार्केट, दिस डजंट जनरेट लीड्स। अब फिर लीड जनरेशन कैसे पता चला? जब मेरा 76 का बैच बना, मैंने एनालाइज किया, यार इतना बड़ा बैच तो बन गया, कैसे बन गया जबकि अपन नए थे। तो डे 1 व्हेन आई स्टार्टेड द क्लासेस देयर वर 33 स्टूडेंट्स। हाउ मेनी स्टूडेंट्स? 33 स्टूडेंट्स डे 1 पे 33 स्टूडेंट्स थे जब मैंने डेमो लेक्चर्स अनाउंस किए थे। डेमो लेक्चर्स अनाउंस करने पर 33 स्टूडेंट्स आए थे। तो 33 स्टूडेंट्स जो लेकर आते थे, ये अपने दोस्तों को लेकर आते थे, ये चल तिकड़े क्लास ला, अरे उधर भारी है, अरे उधर भारी है, अरे उधर भारी है। तो मुझे एक और क्या चीज पता चली कि यहाँ पे मार्केटिंग वगैरह इज गोइंग टू गिव यू ओनली प्रेजेंस इन द मार्केट, इट इज जस्ट गोइंग टू गिव यू प्रेजेंस इन द मार्केट। अब प्रेजेंस देगा मार्केट में तो फिर बच्चा कहां से आएगा? सर बच्चा आ रहा है माउथ पब्लिसिटी से। आप लोग क्या होता है, सिर्फ बच्चे के बोलने से दूसरा बच्चा आ रहा है ऐसा भी नहीं है, देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स ऑल्सो। अगर मैं पैम्पलेट में भी दिख रहा हूं, इंस्टाग्राम पे भी दिख रहा हूं, फेसबुक पे दिख रहा हूं, दिस इज ऑल मार्केटिंग। ये सब मार्केटिंग है। मार्केटिंग क्या है मेरी भाषा में? मार्केटिंग क्या है? पेड़ पे एक लगा हुआ आम है, उस आम को आप 10 पत्थर मारते हो, एक पत्थर तो लगेगा, दैट इज मार्केटिंग, दैट इज मार्केटिंग। अगर आप देखेंगे आजकल मार्केटिंग के बगैर दुनिया नहीं चलती है, बराबर? आईपीएल देख रहे हो, कोई स्पॉन्सर है, फिर वो आईपीएल का जो वो क्रिकेट का स्टेडियम रहता है वहां पे वो दिखता है, वहां पर मार्केटिंग चल रहा है, बराबर? उसके अलावा फुटबॉल में मार्केटिंग है, हॉकी में मार्केटिंग है, मूवीज में मार्केटिंग है, यूट्यूब पे भी मार्केटिंग आ गया। पहले एक जमाने में यूट्यूब फ्री था, ना ऐड था ना कुछ नहीं था, तो चलता था। फिर धीरे धीरे एक ऐड आने लग गया, फिर 2 ऐड आने लग गए, फिर वो नॉन स्किपेबल ऐड आने लग गए। अब तो वीडियो के पहले 2 नॉन स्किपेबल ऐड, 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा तो खत्म, 2 ऐड चलेंगे, फिर 10 मिनट का वीडियो चलेगा, फिर 2 ऐड चलेंगे, फिर 10 मिनट का वीडियो चलेगा, फिर ऐड चलेगा। गजब, परेशान हो रहे ऐड से, परेशान हो रहे ऐड से? आ जाइए, खरीदिए हमारा यूट्यूब प्रीमियम। ये क्या है? ये डेटा एनालिसिस है। अभी यार डेटा एनालिसिस जाने के, अभी ये लोग आपको ऐड भी कोई भी इररिलेवेंट ऐड नहीं दिखते। इररिलेवेंट ऐड दिखते क्या? अब आपको अगर मालूम होगा तो ये जो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, दे आर नॉट वर्किंग ऑन देयर प्रोडक्ट्स, नॉट एट ऑल, दे आर नॉट एट ऑल वर्किंग ऑन देयर प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट की क्वालिटी एनहांस करना है यार, क्या क्वालिटी का चिपकाने का काम है। तो चिपकाने का कैसे? तो चिपकाने के लिए इनके पास स्ट्रैटेजी क्या है? लोगों को अट्रैक्ट करना, कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करना। अब लोगों को, कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने क्या देखा? आपको ये मालूम है, ओरियो मालूम है? ओरियो बिस्किट के फैन कितने हैं यहाँ पे?
ओरियो बिस्किट वाले गंदी चीजें हो, सबसे सबसे गंदी चीजें ओरियो। हाँ मैं आपको बताता हूं, ओरियो सबसे पहली बात, ओरियो का जो रैपर है, ओरियो का जो रैपर है ब्लू कलर का रैपर है, बराबर। दैट ब्लू कलर इज अ साइन ऑफ, जैसे हर कलर का अपना एक मतलब होता है ना, रेड कलर इज फॉर डेंजर, व्हाइट कलर इज फॉर पीस, बराबर, ग्रीनरी इज फॉर दैट फार्म एंड खेती वगैरह वो सब चीज का, वो वैसे ही ब्लू कलर स्टैंड्स फॉर व्हाट, इट स्टैंड्स फॉर ट्रस्ट एंड लॉयल्टी, इट स्टैंड्स फॉर व्हाट, ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। अब ओरियो वाले दलिंदर क्या करते हैं, अपने मार्केट में उनके ऐड अगर आपने देखे होंगे तो वो लोग टारगेट बच्चों को करते हैं, बड़ों को नहीं टारगेट करते हैं। बच्चे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना, उनको टारगेट करते हैं। सबसे पहली बात एक उसका कलर, नंबर 1। इन्होंने देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम जो है ना, वो बिस्किट पे काम नहीं कर रही है, वो बिस्किट के क्वालिटी पे काम नहीं कर रही है, जबकि ओरियो बिस्किट में 0 न्यूट्रिशन वैल्यू है, 0। अच्छा 0 तो 0, चलो न्यूट्रल भी नहीं है, वो हानिकारक है, इट इज एडिक्टिव इन नेचर। जिसको ओरियो बिस्किट खाने की आदत है वो दूसरी बिस्किट जल्दी नहीं खाता है, भले गुड्डे काजू डाल के खिलाओ उसको, बादाम डाल के खिलाओ, पिस्ता डाल के, नहीं ओरियो, ओरियो खाएगा मैं, इट इज एडिक्टिव। और ओरियो बिस्किट का ट्रायल भी हुआ था 2 या 3 चूहों पर, जहां पर उनको ड्रग्स भी दिए जा रहे थे और ओरियो बिस्किट भी दिया जा रहा था, बट इग्नोरिंग ड्रग्स दे केम टू ईट ओरियो। ये सर्वे है, ये बाकायदा सर्वे किया हुआ है, एक्सपेरिमेंटेड है, एक्सपेरिमेंटेड है। और माँ बाप बच्चों को ओपन लिक ईट बिस्किट, बिस्किट की बात कर रहा हूं, बराबर है ना। तो यहां पर क्लियर, ये आ गया पहला सोर्स। अब हमारे समय पे जब हम लोग मूवीज वगैरह जाते थे, पीवीआर नहीं था हमारे समय पे, आइनॉक्स ज्यादा फेमस था, आइनॉक्स और गोल्ड लैब्स। तो ये जो भी मॉल्स वगैरह होते थे ना, यहाँ पे बहुत बार बहुत सारे लोग है ना, एक ऐसा छोटा सा कार्ड लेके रुके रहते थे, सर लकी ड्रॉ, सर लकी ड्रॉ में आपका नाम आएगा, सर नाम और नंबर देना है, नाम और नंबर देना है, नाम और नंबर देना है, नाम और नंबर देना है। तो नाम और नंबर के चक्कर में क्या करते थे, हमारा नाम लिखवाते थे, मोबाइल नंबर लिखवाते थे और हमारी एज लिखवाते थे। तो मतलब एक पर्टिकुलर एज ग्रुप का उनके पास कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ गए, बराबर। तो उनको जो भी मार्केटिंग, और ये जो डेटा है ना, डेटा बेचने का काम बहुत बड़ा काम है आज की तारीख में मार्केट में बहुत बड़ा काम है। बीच में न्यूज भी आई थी, मोदी जी ने आधार कार्ड लिंक करवाया, आधार कार्ड लिंक करवाया, आधार कार्ड लिंक करवाया मोबाइल से, और मोबाइल का आधार कार्ड का डेटा पूरा लीक किया गया चाइनीज मार्केट में। न्यूज आई थी, कितनी सच है कितनी झूठे मालूम नहीं, इस चीज में ज्यादा डिटेल में जाते जाएंगे तो उतना दिमाग ऐसा ब्लास्ट होता जाता है, मतलब ये भाई क्या कर रहा है, हमको जीने देंगे कि नहीं देंगे, बराबर है। इसका छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ, डेटा क्यों इंपॉर्टेंट है। हमने बहुत बार इंस्टाग्राम पे तो एटलीस्ट ये तो रील्स देखे होंगे आपने, मार्क जुकरबर्ग के और अपने सुंदर पिचाई के कुछ ट्रायल्स चल रहे थे कोर्ट में, बराबर है। तो वो कोर्ट जो जज था वो सुंदर पिचाई से पूछता है कि इज इट पॉसिबल दैट इफ आई गेट अप फ्रॉम हियर एंड सिट विद दैट गाय एंड योर गूगल कैन ट्रैक माय मूवमेंट। बट उसमें वो सही से क्लियर जवाब नहीं दे रहा था, सुंदर पिचाई बोल रहा था नो सर आई वुड लाइक टू सी योर फोन, आई नीड टू सी व्हाट एप्लीकेशंस आर इंस्टॉल्ड इन योर मोबाइल फोन एंड दिस एंड दैट कांदा लहसुन। तो उसकी वजह से पता चलेगा कि दे कैन ट्रैक योर मूवमेंट, दे कैन ट्रैक योर मूवमेंट, दे कैन ट्रैक योर लाइक्स, दे कैन ट्रैक योर डिसलाइक्स। व्हाट्सएप का भी जो हुआ था, व्हाट्सएप सेफ नहीं है, व्हाट्सएप का डेटा का उन्होंने बोला था कि हम लोग आपके पर्सनल चैट्स भी पढ़ सकते हैं। व्हाई दे नीड टू रीड योर पर्सनल चैट्स, व्हाई, बिकॉज दे वांट टू नो योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। आप किस बारे में बात कर रहे हो, किस बारे में आप सोच रहे हो, क्या चीज खरीदने की सोच रहे हो। अगर आपने बहुत बार देखा होगा, अगर बाई चांस गलती से एक आध बार आपने कोई चीज गूगल पे गलती से सर्च कर ली, बराबर, गूगल पे सर्च कर ली, बराबर। अब फॉर एग्जांपल मेरे घर में एक पेट है, बराबर है, तो एक आध दो बार जब नया नया आया तो पेट फूड, हार्नेस, लीश, इसके बारे में एक दो बार सर्च किया था। तब से लेकर आज तक 8 महीने हो गए उसको, 8 महीने, नवंबर में जनवरी में मैं लेकर आया था, जैन से लेकर अभी आज क्या जुलाई चल रहा है, बराबर, ऑलमोस्ट 7 मंथ्स। हर रोज जब भी मैं रील इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करता हूं या तो स्टोरीज चेक करता हूं तो डॉग फूड, हार्नेस, लीश, अभी बारिश का मौसम है तो रेनकोट, शूज, इसके ऐड कंटिन्यूस बेसिस पे चलते रहते हैं, कंटिन्यूस बेसिस पे चलते रहते हैं एड्स। एक दो बार गलती से मैंने सर्च कर लिया, बहुत बार तो ऐसा भी हुआ है कि हम सिर्फ उस वस्तु के बारे में या उस प्रोडक्ट के बारे में हम सिर्फ बात कर रहे हैं और उसकी ऐड दिखने लग जाती है। हाउ इज दिट पॉसिबल मैन, हाउ इज दिस पॉसिबल, how is this possible? I'll tell you, this is the dangerous thing, this is killing your secrecy,
दिस इज किलिंग योर सीक्रेसी। अगर आपको पता होगा इसके ऊपर क्या है, मेरे को एक्चुअली यूट्यूब पे ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देखना बहुत पसंद है, इसलिए इतना थोड़ा सा ज्ञान थोड़ा सा रखता हूं मैं। अब इसमें मोबाइल में क्या होता है आपका, ये मोबाइल जो है आफ्टर एवरी 15 सेकेंड्स इट एमिट्स अ लाइट, वो आपके बार बार आपके फोटो को कैप्चर कर रहा है। ये आपकी आवाज जो भी आप बोल रहे हो सब कुछ सुन रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, ये सब कुछ देख रहा है। कुछ बहुत सारी साईफाई मूवीज भी आई थी कि भाई साहब किसी बंदे को ढूंढ रहे हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई एक बंदा ऐसा फोन पे स्टेशन पे बात करते हुए घूम रहा है और उसके कैमरा से सामने लगा फोटो क्लिक हो गया, उसने भेज दिया उसको, उसने पता चल गया ये स्टेशन पे है। इज इट ट्रू? यस इट इज ट्रू। ये आपका मोबाइल फोन है ही वैसा डिवाइस, इट इज ट्रैकिंग यू फॉर ईच एंड एवरी सेकेंड, इट इज ट्रैकिंग यू ईच एंड एवरी सेकेंड। आप क्या कर रहे हो, आप क्या बात कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, हर चीज पता है इसको, हर चीज। दिस इज द मोस्ट डेंजरस थिंग यू कैरिंग इन योर पॉकेट। मतलब आपके बारे में कोई भी अगर बंदा कोई हैक करे तो आपके बारे में आपकी पूरी जन्म कुंडली निकाल सकता है। ऐसी तो मेजोरिटी चीजें अपन अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स पे और फेसबुक प्रोफाइल्स पे बता ही देते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ रहते हैं, हमारा एरिया क्या है। बार बार मेजोरिटी एप्लीकेशंस आपको बार बार एक्सेस के समय, एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद बहुत सारे परमिशन मांगता है आपको। कॉल के परमिशन मांग रहा है, फोटो के परमिशन मांग रहा है, इमेज का परमिशन मांग रहा है, कॉन्टैक्ट का परमिशन मांग रहा है, हर चीज का परमिशन मांग रहा है वो आपको, हर चीज का। समझ में आ रहा है क्या आपको? तो मार्क जुकरबर्ग भाई साहब, इन लोगों ने जब वो व्हाट्सएप का स्टार्ट किया था कि बोले वो प्राइवेट नहीं रहेगा, तो लोगों ने व्हाट्सएप अनइंस्टॉल करना चालू कर दिया। भैया इतना इतना थोड़ी तू घुसेगा डायरेक्ट, डायरेक्ट बता के तो घुस रहा है हमारे घर में, बगैर बताए तो घुस, बगैर बताए घुस गया। बट बताकर घुस रहा है तो कोई घुसने नहीं देगा उसको, तो व्हाट्सएप पे बैन करने का चल रहा था, व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करने की बात चल रही थी, बराबर है। तो यहां पर प्रॉब्लम यह है कि दे वांट डेटा फ्रॉम यू। Many of the companies are trying to research and develop on the basis of the, मतलब आपके इमोशंस को वो लोग क्या कर रहे हैं, आपके इमोशंस को यूज करके, आपके इमोशंस को यूज करके वो लोग आपको क्या देना चाहते हैं, आपका अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। दे आर थिंकिंग कि भाई अगर कोई कस्टमर है मार्केट से चलता जा रहा है तो उसकी नजर के कैसे खींचना है, नजर खींचेंगे कैसे, तो नजर खींचेंगे कैसे, तो कौन से कलर्स अट्रैक्टिव है जो नजर को तुरंत पकड़ लेते हैं, कौन सी चीज अट्रैक्टिव होगी जो आप तुरंत खींचे चले आएंगे, जबकि भले ही वो प्रोडक्ट की आपको जरूरत नहीं है, बराबर है। अब यहां पर बात समझो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई तो एक शैम्पू का बॉटल देखा था मैंने उस दिन डीमार्ट वगैरह कुछ गए थे शॉपिंग के लिए, तो वहां पर भाई बाकी बेसिकली शैम्पू के बॉटल्स कैसे रहते हैं, एक व्हाइट कलर का बॉटल रहता है, नीला ढक्कन है, कुछ तो नॉर्मल सा, सब बॉटल्स वैसे ही, बट एक कुछ तो अलग कलर का बॉटल था, येलो कलर का बॉटल था, ऐसा ट्रायंगल शेप में, कुछ तो अलग ही गजब, कौन सा कंपनी था भगवान जाने, मैंने तो कंपनी भी पहली बार सुनी थी वो। और बॉटल शैम्पू था, शैम्पू ही था, क्या शैम्पू वही है, वही सिर में लगाएंगे वही झाग आने वाला, कुछ अलग नहीं आने वाला है, निरमा पाउडर डालेंगे तब भी झाग ही आता है और कुछ नहीं आता है। बट वो बॉटल का उन्होंने स्ट्रक्चर ऐसा बनाया था ना कि वो आदमी देखने के बाद यार कुछ तो गजब चीज है यार, ट्राई तो करना चाहिए। अंदर भले ही उसके अंदर वही भरा हो, कुछ अलग ना हो उसके अंदर, बराबर, बट वो डिजाइन ऐसे क्या है ना कि आदमी अट्रैक्ट होता है, अट्रैक्ट होता है, कुछ दिस इज समथिंग डिफरेंट, दिस समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग है इसमें, तो इसलिए आदमी वो परचेस कर लेता है। तो ऑल दीज बिग बिग कंपनीज आर मार्केटिंग, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो उनका मार्केटिंग पे चलता है, ना कि प्रोडक्ट क्वालिटी पे। बहुत मेजोरिटी 90% ऑफ देम आर वर्किंग ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट। तो इनको पूरा समय क्या चाहिए, आपका डेटा चाहिए, आप क्या करते हो, आप कहां रहते हो, आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, आप क्या चीज ढूंढ रहे हो, ये जब तक आपके पास उनके पास डेटा नहीं आएगा तब तक वो अपना माल बेचेगा कैसे। समझ में आया क्या? अब डेटा वाई इट बिकम्स वेरी 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 क्रूशियल आज के जमाने में, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है। वी नीड टू डायरेक्टली एंटर कस्टमर्स हाउस, उसके घर में घुस के हाँ सर हमारा प्रोडक्ट रेडी है, मांगता है क्या, ले, बराबर। बहुत पहले के जमाने में, बहुत बार पहले के समय में ये बहुत बार ऐसे जो मार्केटिंग वाले होते थे वो कोई निरमा पाउडर बेच रहे हैं, कोई कुछ डिटर्जेंट बेच रहा है, कोई साबुन बेच रहा है, सर हमारा साबुन अलग है, आएंगे साबुन यूज करवाएंगे, यूज करवा के फिर आपका नाम नंबर वगैरह नोट कर लेंगे, तो नाम नंबर नोट, ये आपका डेटा निकालने का तरीका है। आज डेटा के बगैर कहीं पे भी काम होता नहीं है भाई। आप कौन से मार्केट बेस में काम कर रहे हो, आपका मार्केट क्या है, आपका कस्टमर बेस क्या है, टारगेट ऑडियंस क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। कितना परसेंट आप जो मार्केट को केटर करना चाहते हो उसमें प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स कितने हैं, ये सारी चीजें वो देखते हैं, बराबर है। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं जिस एरिया में रहता था पहले, येरोडा नाम से एरिया था, नाम में ही गाली लगता है, बट वो एरिया में दैट एरिया वाज अ मिडिल क्लास, मतलब मिडिल क्लास फैमिलीज रहती थी वहां पर, मेजोरिटी मिडिल क्लास फैमिलीज। एक दो गांवठान है वहां पे आसपास में, और आसपास का जितना हमारा लोकेलिटी है थोड़ा सा आसपास में वो थोड़ा सा झोपड़पट्टी एरिया है। तो बेसिकली दीज पीपल आर मिडिल क्लास फैमिलीज, बराबर।
तो आपको लगता है यहाँ पे BMW, मर्सिडीज, अरमानी इसके शोरूम रहेंगे? सवाल इतने उठता, याड आहे क्या, एखाद्याने दगड घातलं की झालं कल्याण. बट वही कोरेगांव पार्क, विमान नगर, ये वाले जो एरियाज है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े ब्रांड के स्टोर्स अवेलेबल है, महंगे महंगे वॉचेस, गाड़ियां, ये सारी चीजें, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, बड़े बड़े पब्स, ये सारे उस एरिया में लोकेटेड है. बिकॉज द कस्टमर बेस और द ऑडियंस दैट यू आर टारगेटिंग हैज अ डिफरेंट एरिया इन टोटल. जो एरिया में जहां कस्टमर जैसा है वहां पर वैसे वैसे ही प्रोडक्ट्स बिकते हैं. तो ऑल दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ डेटा. पहले मार्केट सर्वे किया जाएगा कि आपको किस मार्केट में कहां पे आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, वहां का डेटा. बेसिकली वहां पे सबसे पहले पॉपुलेशन का डेटा लिया जाता है. पॉपुलेशन के डेटा के बाद डेमोग्राफी, एज ग्रुप, सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेशियो, ये सारी चीजें कंसीडर करके बिजनेस चालू करते हैं. कोई भी बड़े बिजनेस की बात कर रहा हूं. चाय वाला भी अगर कोई टपरी भी खोलता है ना, तो ऐसे दूर दराज किसी गांव कोने में चाय की टपरी नहीं खोलता. अगर आप देखेंगे हमारे एरिया में 2-3 जगह है, जैसे एक WNS बोल के एक जगह है, वहां पे बहुत सारे ऑफिसेज है. कॉमर्स जोन बोल के एक जगह है, वहां पर बहुत सारी कंपनीज है. तो ऐसी जितनी कंपनीज वाले हैं, ये चाय, मैगी, क्रीम रोल, पराठा, ये ऐसी सारी चीजें, स्नैक्स वाले आइटम, ये सब आपको वहां पर मिलेंगे, उसी पर्टिकुलर एरिया में मिलेंगे. और रात को 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक चालू रहते हैं. ये भी गजब बात है, क्योंकि उनको पता है कस्टमर, यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, इनको ब्रेक्स मिलते हैं. तो जितने ज्यादा ब्रेक तेवढे जास्त उदबत्ती. अगरबत्ती उतनी ज्यादा जलती है. अगरबत्ती मालूम सबको? वेरी गुड. 20 रुपए की आती है, अभी सस्ती छोटी वाली भी आती है 10 रुपए वाली. बस, तो जितने ज्यादा ब्रेक उतने ज्यादा. तो ये क्या है, डेटा के बेसिस पे है. भाई नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं, कितने लोग ब्रेक में बाहर निकलते हैं, कितने लोगों को क्या खाने की क्रेविंग है. अभी भाई साहब, अभी ये बारिश का मौसम है तो ज्यादातर लोग वहां पे अभी रात के समय भी भजिया और मैगी बेचते हैं. भजिया और मैगी बेचते हैं. गर्मी और में जैसा समय रहेगा ना, भजिया मैगी बंद हो जाते हैं. सिर्फ और सिर्फ चाय और उदबत्ती, बस, बाकी और कुछ नहीं. एक गाड़ी लेके आए, गाड़ी पे रखा है, एक बॉक्स रखा, एक चाय की केटली रखा, ये लो, खत्म, विषय क्लोज. तो एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन व्हाट, डेटा. बराबर सर, यहां तक तो समझ में आ गया कि बिजनेस के लिए डेटा कितना इंपॉर्टेंट है. बट सर सवाल यह है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, हमें यह सब्जेक्ट पढ़ना क्यों है. अब सीधी सीधी बात है भाई साहब, आप लोग एक प्रोफेशनल बनने जा रहे हो, कॉस्ट मैनेजमेंट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, कॉस्ट वर्क्स एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, बराबर, CMA. तो आपका काम क्या है सर, आपका मेजोरिटी काम किससे रिलेटेड है सर, बिजनेस से रिलेटेड है. तो बिजनेस से रिलेटेड कंसल्टेशन किसके पास आएंगे, आपके पास ही आने वाले हैं. टैक्सेशन रिलेटेड मैटर्स हो, ऑडिट रिलेटेड मैटर्स हो, लॉ रिलेटेड मैटर्स हो, बेसिकली आपकी स्पेशलाइजेशन कॉस्टिंग एंड मैनेजमेंट रिलेटेड मैटर्स हो, वो आपके पास ही आने वाले हैं. तो जब हम पढ़ते भी, इकोनॉमिक्स भी पढ़ते थे, तो हम लोगों ने बेसिकली इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा था, बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ा था फाउंडेशन में. बेसिकली बहुत से बच्चों को पता नहीं होता है, बच्चों के हिसाब से इकोनॉमिक्स है. नहीं 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 नहीं, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, देयर इज टोटल अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन दीज टू. इकोनॉमिक्स सिर्फ लॉज एंड थियरीज बताता है, बट आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स ये लॉज और थियरीज को कैसे अप्लाई करते हैं वो बताता है. समझ में आ रहा है क्या? लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, बेसिकली ऑल दीज आर बिजनेस रिलेटेड इकोनॉमिक्स. और ये रियल वर्ल्ड में, रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में इन लॉज को अप्लाई करते हैं क्या सर? डेफिनेटली अप्लाई करते हैं. इलास्टिसिटी का जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, वो तो भाई हमने तो सर 12th स्टैंडर्ड में रट लिया था. परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला, खत्म इलास्टिसिटी, खत्म. हाँ खत्म. बट उसका एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन क्या है भाई? वहां पर एप्लीकेशन ये है, आपको ये समझना पड़ता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आपका प्रोडक्ट कैसे रिएक्ट करेगा फॉर अ प्राइस चेंज, अदर फैक्टर्स आपके प्रोडक्ट को कैसे अफेक्ट करेंगे. वेरिएशन इन डिमांड एंड चेंजेस इन डिमांड, दो अलग चीजें थी फ्लक्चुएशन में, बराबर. एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा इंक्रीज एंड डिक्रीज, ये कैसे हमारे बिजनेस के प्रोडक्ट को इंपैक्ट करती है. तो ये सब आप नॉलेज जो ले रहे हो, बेसिकली ऑल दिस इज डेटा, नथिंग एल्स. तो आप लोगों के पास डेटा, मतलब आप अगर बिजनेस से रिलेटेड हो, बिजनेसमैन को और एंटरप्रेन्योर्स को कंसल्ट करने वाले हो, तो उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसका नॉलेज आपको होना जरूरी है. आपको ही नहीं पता कि जो भी डेटा आता है, देखो जो बिजनेसमैन है, जो एंटरप्रेन्योर है, उसको यह समझ नहीं है कि क्या डेटा को कैसे एनालाइज करना है. डेटा एनालिटिक्स की तारीख में, आज की तारीख में डेटा एनालिटिक्स वालों को पगार, भयानक पगार है, सैलरीज भर भर के सैलरी मिलती है. एनालिसिस के ऊपर सिर्फ एनालिसिस, डेटा एनालिटिक्स, वो सिर्फ डेटा उनके पास आता है, डेटा को एनालाइज, प्री डिटरमाइंड रूल्स उनको दिए गए हैं, इस रूल के हिसाब से उनको डेटा को एनालाइज करना है, एनालाइज करके देना है. ये काम को उनको 1.5 से 2 लाख रुपए महीने का सैलरी मिल रहा है डेटा एनालिटिक्स के लोगों को.
आपके रिलेटिव में जान पहचान में कोई भी अगर होगा, कोई भी प्रोफेशनल होगा या एमबीए वगैरह क्या होगा जो डेटा एनालिटिक्स के सेक्टर में काम कर रहा है, उसको आप सिर्फ जाके उसकी सैलरी पूछ लेना। बेयर मिनिमम सैलरी आप 70-80 हज़ार रुपए नीचे तो कहीं सुनेंगे भी नहीं। इफ ही इज अ फ्रेशर, एक्सपीरियंस बंदा है तो 2 से 2.5 लाख रुपए की सैलरी कहीं नहीं गई है। डेटा एनालिटिक्स हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टुडेज लाइफ, टुडेज रियल वर्ल्ड। इट हैज बिकम वेरी 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 क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दिस इज गोइंग टू डिटरमाइन द फ्यूचर ऑफ योर कंपनी, दिस इज गोइंग टू डिटरमाइन द फ्यूचर ऑफ योर ओन। तो यहां पर जब भी आप बिजनेस की बात कर रहे हो तो कोई भी बंदा आपके पास आता है, आपका फ्रेंड है, आपका रिलेटिव है या आपका क्लाइंट है, वो बोलता है कि सर मुझे अभी नया बिजनेस स्टार्ट करना है या नया ब्रांच स्टार्ट करना है, तो सबसे पहला सवाल आपका ये होगा, आप कंसल्टेंट हो, आप ये पूछेंगे भाई कहां बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपको बोलेगा भाई साहब यहाँ पे बिजनेस XYZ जगह पे बिजनेस स्टार्ट करना है, ये बिजनेस है, आई वांट अ फिजिबिलिटी रिपोर्ट और प्रोजेक्शन रिपोर्ट। व्हाट इज फिजिबिलिटी एंड प्रोजेक्शन? अब फिजिबिलिटी एंड प्रोजेक्शन का मतलब है कि आपको फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है। क्या प्रेडिक्ट करना है? इसको पता चलने वाला है क्या होने वाला है क्या नहीं, कुछ तो बोल के बना के दे दिया हो गया, चलता क्या ऐसा नहीं। तो ऐसा कोई भी फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनानी है, प्रोजेक्शन रिपोर्ट बनाना है, तो आपके पास कंप्लीट डेटा होना चाहिए, आपका मार्केट के ऊपर कमांड होना चाहिए। जो डेटा आपके पास आता है, बस डेटा आने का कोई सेंस नहीं है, डेटा आने के बाद उसको एनालाइज कैसे करते हैं, ये एनालिसिस आपको जरूरी है, बराबर है। आज जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, फेसबुक या इंस्टाग्राम की अगर अपन बात करेंगे तो फेसबुक इंस्टाग्राम पे जब कोई बेसिकली आप लोग देखेंगे कि जब आप स्टोरीज देखते हो या इंस्टाग्राम स्किप करते हो तो कोई कोई एड्स आते हैं, उसके अंदर एड्स आते हैं। तो ये एड्स आप ही को क्यों दिख रहे हैं, वो एड्स मम्मी को या पापा को क्यों नहीं दिख रहे, जबकि रहे तो एक ही घर में है, एज गैप। अब वो जो एड रन करने वाला है, देयर आर मेनी क्राइटेरिया टू रन दी एड, कि भाई मेरी एड रन होगी तो कौन से पर्टिकुलर एरिया में रन होगी, नंबर 1। ऐसी एड रन मतलब किधर भी एड रन नहीं होती है, एड रन हो तो एरिया स्पेसिफिक एड रन होगी, नंबर 1। नंबर 2 एज स्पेसिफिक होगी, आप लोगों को बाकी की चीजें जो आपसे रिलेटेड चीजें हैं वो चीजों की एड ज्यादा दिखेगी आपको। नहीं समझा? अपने घर वालों को नहीं दिखने वाला है, अपने घर वालों को एड दिखते भी नहीं है, उन्होंने देखे भी नहीं होंगे, पर हमको दिखते हैं। क्यों? क्योंकि दैट एड इज एरिया स्पेसिफिक, एज स्पेसिफिक, एजुकेशन स्पेसिफिक। क्योंकि आप अभी सीएमए के स्टूडेंट्स हो तो आपको पता है आप लोग क्या फाइनेंस रिलेटेड चीजें, अकाउंट्स रिलेटेड चीजें, कॉस्टिंग रिलेटेड चीजें, ऐसे क्लासेस, कोचिंग, इसके बारे में आप लोग क्या करते हो, बेसिकली गूगल पे नोट्स का, पीडीएफ का, या ये सारी चीजें सर्च करते हो नहीं करते हो? तो दिस इज द डेटा दैट यू आर प्रोवाइडिंग टू योर मोबाइल एंड दैट मोबाइल इज प्रोवाइडिंग द सेम डेटा टू गूगल एंड अदर एप्लीकेशंस दैट यू हैव इंस्टॉल्ड इन योर मोबाइल। आपने जो मोबाइल में आपके एप्लीकेशन इंस्टॉल किए वो आपको पूरी तरह ट्रैक कर रहा है कि आप क्या सर्च कर रहे हो, आप क्या ढूंढ रहे हो, आप शॉपिंग क्या कर रहे हो, किस चीज, आप पर्टिकुलर किसी वेबसाइट पे जाते हो कुछ परचेस करने के लिए, रेट ज्यादा दिख जाता है, वापस आ जाते हो, कुछ दिनों बाद आपको नोटिफिकेशन आता है 25% ऑफ चल रहा है, मॉनसून ऑफर 50% ऑफ, हाँ 50% ऑफ है, चलो ले लो, तो आपको हिट कर रहा है। एक बार आप गलती से कोई प्रोडक्ट देखने के लिए चले जाओ, आपको उसका बार बार वो फॉलो अप लेने लग जाएगा एप्लीकेशन अपने आप। ऑल दिस इज बेस्ड ऑन व्हाट, योर डेटा। अब ये जो डेटा है, डेटा कितना इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए कितना काम का है, ये आज हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लिया। कल से हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नो बिग डील, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है अपना, छोटा सा सिलेबस है। इसके ऊपर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और केस स्टडीज आती है। क्या आती है इसमें? केस स्टडीज आती है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट हाउ टू इंटरप्रेट द केस स्टडीज, व्हाट आर द टेक्निकल टर्म्स इन दिस सब्जेक्ट, ये चीज हमको आज समझनी है। कल से हम लोग ये फर्स्ट चैप्टर इसका स्टार्ट कर देंगे एंड आई होप देयर इज नो डाउट इन योर माइंड रिगार्डिंग द सब्जेक्ट कि क्या है सब्जेक्ट, हमको क्यों पढ़ना है। ऐसा किसी के मन में सवाल होगा तो आप जरूर कल पूछ सकते हो। यस, सो विल स्टॉप द लेक्चर ओवर हियर, विल बी मीटिंग टुमारो सेम टाइम सेम प्लेस। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय।